श्री राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सीजेपी वर्सेस बीजेपी। सीजेपी किस तरीके से हर जगह जगह पर प्रोटेस्ट कर रही है, यानी कि दीप के कैसे संगठन बनाया, जैसे बांग्लादेश में, जैसे नेपाल में जैन जी का इतना बड़ा प्रोटेस्ट जो वहां हुए, वैसे ही अब भारत में वैसा प्रोटेस्ट करके क्या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या फिर और किसी पर ये कुछ हमला या फिर कोई और तैयारी, यानी कि उनकी साजिश चल रही है। किस तरीके से वो कर्तव्य भवन में पहुंचे और वहां पे अभी परसों कैसे प्रोटेस्ट किया, लोगों में दहशत भरी, हर जगह जगह भीड़, जाम, एम्बुलेंस सब फंसी हुई थी। मैं अपने ऑफिस से देख रही थी कि कैसे एम्बुलेंस लगातार हॉर्न दे रही थी, लेकिन कहीं से भी कोई रास्ता नहीं था। कैसे, यानी कि इस प्रोटेस्ट से लोगों ने अपनों की जान बचाई या अपनों को खो दिया, यानी कि क्या हुआ ये किसी को कोई परवाह नहीं, लेकिन सभी जगह जो प्रोटेस्ट चल रहे थे उसमें सबको बड़ी ही घबराहट हुई। यानी घबराहट से, यानी कि मेरा बेटा जो था वो मेरे साथ गया हुआ था मार्केट, हम गए, यानी पहले तो उसके स्कूल से फोन आया, 2 घंटे की क्लास हुई, उसके बाद तुरंत फोन आ गया। फोन आने पर हम लोग उसको लेने गए स्कूल से। बस आकर बैठे ही थे कि एकदम से आंसू गोले फेंके जाने लगे, एकदम से लाठी चार्ज होने लगा, एकदम से सड़कों पर बिल्कुल रोड जाम हो गई। जो बच्चे दूर से आ रहे थे वो बच्चे बिल्कुल मासूमियत, यानी उनके चेहरे पर झलक रही थी कि कैसे भूखे प्यासे वो 3-3, 4-4 घंटे तक फंसे रहे। और उनके पेरेंट्स के लगातार फोन आ रहे थे, जो बच्चे वैन से जाते, जो बस से जाते हैं, उनके कैसे हालात थे। उनके पेरेंट्स उधर परेशान थे और बच्चे इधर परेशान थे। वैसे ही मेरा बच्चा वो भी इस तरीके से सहमा हुआ था जब लगातार एकदम से आंसू गोले फेंके, मोदी जी के नारे लगने लगे वहां पे कि मोदी जी की हाय हाय, मोदी जी की हाय हाय। कनॉट प्लेस पे हम लोग थे और वहां पे ऐसी भीड़ देखकर चारों तरफ से भीड़ ही भीड़ थी और समझ में नहीं आ रहा था कि किधर से हम लोग निकल के जाएं और अपनी जान बचाएं। मेरा बेटा ऐसा सहमा हुआ था, बिल्कुल पसीने उसके छूट रहे थे, लेकिन जैसे तैसे मैं इधर उधर से रास्ते बना के भागते हुए हम अपना पहुंचे ऑफिस में। उसके बाद जब शाम को हम कल फिर ऐसा हुआ कि चलिए ठीक है, मामला शांत हो गया है, चलते हैं, उसको फिर स्कूल भेजा। 2 बजे उसकी छुट्टी हुई। 2 बजे के बाद जब स्कूल से वो वापस घर आया, शाम में पता चला कि मेट्रो बंद हो चुकी हैं। 12 खंबा से लेके वहां तक जो भी स्टेशन थे वहां पे मेट्रो सुविधाएं बिल्कुल नहीं थी, लोग परेशान थे। साथ ही साथ रोड में इतना जाम लगा हुआ था, इंटरनेट की जो सुविधाएं थी वो भी ठप हो चुकी थी, वहां पे कोई नेट काम नहीं कर रहा था। उसके बाद हम लोग वहां पे 4 बजे के निकले, रात को 10 बजे अपने घर पहुंचे। सोचिए ये हालात क्यों बनाया जा रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है। वहीं पे अगर लोकसभा में, यानी कि विपक्ष का जो हंगामा शुरू हो रहा है, विपक्ष के जो सांसद हैं वो भी लगातार वहां पे नारेबाजी कर रहे हैं। दीप के अपना संगठन अलग बनाए हुए हैं, जैसा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने जो सपने देखे थे वो सपने उनके चूर चूर दिखे, यानी कि उनको लग रहा था कि ये सब उनका साथ देंगे, लेकिन उनका साथ ना देके वो किस तरीके से वो अलग से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उसमें जो विपक्ष के लोग थे वो भी उसमें पूरी तरीके से उनका सहयोग कर रहे हैं। यानी कि संसद में जो ये जंग जो छिड़ी हुई है और वो शर्तों को लेकर जो शतरंज खेले जा रहे हैं, इस शतरंज से क्या वाकई में सीजेपी जीत पाएगी? क्या वाकई में जो मोदी सरकार ने जो ये ऐलान कर रखा है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का, क्या उससे कुछ फायदा हो पाएगा? या फिर सीजेपी या के जो नेता हैं वो सरकार से आखिरकार बात करना क्यों नहीं चाहती है, क्यों उनसे नहीं मिलना चाहती है, क्यों उनसे दूर भाग रही है? यानी अपनी मनमानी भी करें, अगर उसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए कि हाँ अगर पेपर लीक हुआ था नीट का तो उसके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है, उसके लिए जो उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो एफटीसी का जो गठन करने की बात कर रहे हैं, उससे आखिर ये पीछे क्यों हट रहे हैं, क्यों सरकार से बात करना नहीं चाहते? आखिर इनके मनसा क्या है, इनके मन में आखिर चल क्या रहा है, आखिर इनका जो साथ है वो दे कौन रहा है? जो त्वरित न्याय, यानी
कि स्पीडी जस्टिस की जो बात की जा रही है उनको, कि भाई तेजी से इनका निपटारा किया जाए। अगर कोई गंभीर अपराध हुआ है या गंभीर समस्या आई है उसका तेजी से जो निपटारा किया जाए, जो पीड़ित है उनको जल्द से जल्द न्याय मिला जाए। यानी कि तारीख पे तारीख जो दी जाती थी वो नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी ये मानने को तैयार नहीं है, सरकार से बात करने को तैयार नहीं है। तो इनके मन में कुछ और है और बहाना है पेपर, नीट के पेपर लीक का। तो नीट के पेपर लीक की जो ये बात कर रहे हैं वो कहां तक सत्य है, वो इनके प्रोटेस्ट से दिख रहा है कि आखिर ये प्रोटेस्ट जगह जगह जो कर रहे हैं उससे उनकी मंशा साफ दिख रही है। और लोगों को भी समझ में आ गया है कि वाकई में दीपिका का क्या जो विचार है वो है क्या। यानी कि उधर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात की जा रही कि शिक्षा मंत्री जो है वो अपना इस्तीफा दे। इस्तीफा देने से आखिरकार क्या होगा, क्या उससे कोई सोल्यूशन उनका निकल आएगा? आखिर सोल्यूशन की जो बात मोदी जी कह रहे हैं, एक ट्वीट में साफ साफ लिखा हुआ है कि युवाओं का हित सबसे पहले, यानी उसको उन्होंने प्राथमिकता दी है। पेपर लीक पर उन्होंने जो बात कही है कि उन दोषियों को जिन्होंने ये कांड किया है उनको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा, उनको दंड दिया जाएगा और उनको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी आखिरकार ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? यानी त्वरित और जो कड़ी जो सजा है वो उनको मिलेगी। उनको फास्ट ट्रैक जो ये कोड बनाया जा रहा है इसके तहत उनको सॉल्यूशन जरूर जो है मिलेगा। तो आखिरकार जो ये अदालतें हैं, यानी कि फास्ट ट्रैक जो कोर्ट बनाने के एफटीसी की बात जो की जा रही है, इन अदालतों में मुख्य रूप से निम्नलिखित मामलों में सुनवाई पहले भी की जा रही थी। यानी कि जिस तरीके से जब कोई रेप होता है, यानी जब कोई महिलाओं के साथ कोई हिंसा हुई, उनके खिलाफ कोई लैंगिक अपराध होता है, यानी कि बलात्कार यानी रेप हुआ, यौन उत्पीड़न हुआ, यानी उनको किस तरीके से सताया गया, लजाया गया, पॉक्सो जो एक्ट है उससे जुड़े जो गंभीर जो केसेस होते हैं उसमें हम ये लगाते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही सुनवाई होती कि जल्द से जल्द इसकी सुनवाई हो, तारीख पे तारीख ना दी जाए। वहीं गंभीर जो अपराध होते हैं जो बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, जैसे कि मर्डर हो गया, डकैती हो गई, अबडक्शन हो गया यानी अपहरण हो गया, उनमें भी हम यानी कि जघन्य अपराध जो होते हैं उसमें भी हम ये लाते हैं। वहीं पे पेपर लीक और सामाजिक जो संवेदनशीलता के जो केसेस होते हैं उसमें भी हम इसको लेके आए हैं। यानी राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर कोई घोटाला होता है, पेपर लीक होता है, बच्चे या वरिष्ठ जो सीनियर जो नागरिक सिटीजन होते हैं उनसे जुड़े अगर कोई अपराध होता है उसके लिए हम फास्ट ट्रैक कोर्ट को बनाकर रखा है। वहीं पे मोदी जी ने एक और वो करके रखा है कि किस तरीके से 4 राज्यों के, यानी कि पीएम मोदी का जो इतना बड़ा जो ऐलान उन्होंने किया है कि नीट पेपर लीक में, यानी जो एक्शन लिए गए हैं, जो ये हंगामा हुआ है उसमें ये जो बड़ा एक्शन मोदी जी ने लिया है कि 4 राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट किस तरीके से बनाए जाएंगे और उनको कैसे उनसे निजात दिलाई जाएगी। तो जो 4 राज्य हैं वो आखिरकार कौन कौन से हैं, तो उसमें उन्होंने 4 राज्यों को जो बताया है, यानी बॉम्बे, कोलकाता और दिल्ली और एमपी, इन जो क्षेत्र हैं इनमें प्राथमिकता के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट को जो इस्टेब्लिश किया गया है उसमें ये कहा गया है कि इसमें जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। यानी पेपर जो नीट का पेपर लीक हुआ था उस नकल विरोधी कानून यानी लोक परीक्षा अधिनियम 2024 से जुड़े मामलों को त्वरित सुनवाई के लिए यानी स्पीडी जस्टिस के लिए केंद्र सरकार ने ये 4 जो उच्च न्यायालयों को इस्टेब्लिश किया है और ये कहा है कि इनमें जल्द से जल्द सुनवाई हो। यानी फास्ट ट्रैक स्पेशल जो कोर्ट्स बनाया गया एफटीसी, उसमें तो उन्होंने कहा है कि अगर आपका सवाल महिला सुरक्षा या यौन यानी पॉस्को से जुड़े हुए हैं तो उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट से ही इसकी सुनवाई की जाए, यानी कि जल्द से जल्द उसका निपटारा हो। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये पहले भी सक्रिय है। पूरे देश के लगभग 30 राज्यों
में, यानी ये पहले ही सक्रिय है, उसमें से मुख्य राज्य जहां ये कार्यरत है, यानी कि इस समय पे वो जो इस समय पूर्ण रूप से कार्य कर रहा है, उसमें देश में कुल 75 यानी कि 755 जो से अधिक फास्ट ट्रैक जो स्पेशल कोर्ट चालू है। इनमें से सबसे ज्यादा कोर्ट जो है वो यूपी में है, यानी उत्तर प्रदेश में 218 में काम कर रहे हैं, यानी 218 जो है वो इसमें अभी तक जो है वो वर्क में है। अन्य जो प्रमुख जो स्टेट है उसमें बिहार है, महाराष्ट्र है, एमपी है, केरल है और राजस्थान इनमें शामिल है। इन सब में ये फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो लागू है, यानी किस तरीके से अब इसमें सुनवाई होगी, इसका सोल्यूशन जल्द से जल्द निकलेगा, यानी उनको अब तारीख पे तारीख नहीं दी जाएगी। लेकिन इस तरीके से प्रोटेस्ट करके लोगों को परेशान करके आम जनता जो इधर उधर भटक रही है, हमने देखा कि किस तरीके से लोग आईटीओ तक पैदल पैदल चल रहे थे, चाहे वो लड़कियां हो, चाहे वो लड़के हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चे हो, यानी कोई साधन नहीं थे। पूरी लाइन ट्रैफिक पे भरी हुई थी, कहीं से यानी कि मोटरसाइकिल निकलने की भी रास्ता नहीं थी, तो बस और कार कैसे निकलेगी। लोगों ने सोचा कि जितनी देर हम यहाँ ट्रैफिक में फंसे रहेंगे उससे ज्यादा है कि मैं पैदल यात्रा करके अपनी और घर तो पहुंच जाएंगे। कम से कम जो उनके घर से लगातार फोन आ रहे थे, उनके घर वाले जो परेशान थे, वो उनकी चिंता तो कम हो जाए। यानी कि जिस तरीके से शाम को जब नेट बंद हुआ, जिस तरीके से शाम को इंटरनेट सुविधाएं पूर्ण रूप से बंद कर दी गई, पूर्ण रूप से मेट्रो बंद कर दी गई, तब लोगों में चिंता बिल्कुल जाहिर हो गई कि अब वो करें तो क्या करें। यानी कि इधर उनके परिवार वाले और उधर परिवार के जो सदस्य, यानी कि कोई भाई था, कोई बहन था, कोई पिता थे, कोई माँ थी, जो घर में थे, उनको चिंता सता रही थी कि आखिर उनके बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं है, कि किसी मुसीबत में तो नहीं। तो नई दिल्ली का हाल इस समय ऐसा है कि किस समय क्या हो जाए, और लोग सहमे हुए हैं। अगर वर्क करने भी जा रहे हैं तो उनमें चिंता बनी हुई है कि कैसे वो वर्क कर रहे हैं और किस समय क्या हो जाए नई दिल्ली में। तो इन सब का सोल्यूशन जो केंद्र सरकार ने निकाला है वो सीधा सीधा असर किस पर पड़ेगा, यानी कि सीजेपी या बीजेपी पर। तो बीजेपी ने जो बात कही है कि हाँ कि हम ये नियम बना रहे हैं, किरण रिजिजू ने भी आज संसद में किस तरीके से उन्होंने लोगों को बताया कि क्या है इसका सोल्यूशन, लेकिन किसी को कुछ नहीं समझा। विपक्ष अपने नारेबाजी में लगा हुआ है, सीजेपी अपने नारेबाजी में लगी हुई है। आखिर वो करना क्या चाहते हैं? लोगों में दहशत या टारगेट किसी और को बनाना चाहते हैं, या फिर उनका मकसद कुछ और है? ये नीट का बहाना और उनका काम कुछ और तमाम करना। जब मैं अपने स्कूल में गया था आराम से तैयार होकर और लंच पैक करके, और जब हम लोग मैं और सारे दोस्त जब पढ़ रहे थे, तब एकदम से मैम ने बोला कि बच्चों आपकी हाफ डे है। तो हम लोग बड़े खुश हो गए, लेकिन मुझे ये लगा कि हाफ डे आखिर हुआ क्यों है। जब हम लोग गए गाड़ी से, फिर हम लोग ने ये देखा कि यहाँ कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा, तो पापा ने बताया मेरे कि यहाँ पर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिर तो मैंने देखता रहा, जैम लगे थे। फिर बाद में क्या हुआ, आंसू के गोले लगने लगे, ट्रैफिक बढ़ गया और नेटवर्क जैम हो गया। तो इससे तो मेरे पसीने ही छूट गए। और जब मैंने देखा तो लोग बोले थे, नरेंद्र सरकार की हाय हाय, नरेंद्र सरकार की हाय हाय, नरेंद्र सरकार की हाय हाय। उस समय मैं बहुत ही डरा हुआ था। मैं तो तब भी 9 इयर्स का हूँ, लेकिन जो मुझसे छोटे छोटे क्लास के बच्चे, 5 और 6 या फिर 3-2 के बच्चे, तो इन लोगों को भी डर लग रहा था। बिल्कुल भूखे प्यासे, पानी नहीं आ रहा था स्कूल में। जब रास्ते में गए तो खाने को नहीं मिल रहा था। अब ये बताइए आप लोग, अगर आपको प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? आप सरकार से भी तो सीधे बता सकते हैं। आप प्रोटेस्ट करके
मासूमों को क्यों भूखा रख रहे हैं और चलने फिरने नहीं दे रहे, अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं लोग। आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? देखिए, इस बच्चे ने खुद आंखों से देखा किस तरीके से उसके अंदर डर बैठा हुआ है, कैसे उसने पूरा नज़ारा देखा और डरा, और भी बच्चों को देखा जो उसके साथ के थे, उसके क्लासमेट थे, उसके बगल के थे, यानी कि सेकंड क्लास के, थर्ड क्लास के बच्चे, पीजी के बच्चे। आप सोचिए उनको क्या लग रहा होगा। भूखे प्यासे बच्चे बिल्कुल सहमे हुए गाड़ियों में बैठे अपने माँ बाप से दूर, और इस प्रोटेस्ट को देखकर वो और सहमे हुए थे। तो आखिरकार जो बच्चे ने बोला कि हाँ, उनको फेस टू फेस सरकार से बात करनी चाहिए थी, ना कि रोड पे इस तरीके से प्रोटेस्ट करके मासूमों को और लोगों को सहमा कर, मतलब डराने की कोशिश जो की गई, जो इस तरीके से प्रोटेस्ट करके अर्थव्यवस्थाएं जो थीं, जो यातायात साधन थे, जो लोगों के ऐसी व्यवस्थाओं को जो भंग किया गया, मेट्रो को यानी कि किस तरीके से अस्त व्यस्त किया, इन सब से परे यानी कि उनको सरकार से डायरेक्टली बात करके इसका सलूशन निकालना चाहिए था, ना कि ऐसे प्रोटेस्ट करना चाहिए था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।